तो दोस्तों लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को। देखो फ्रिक्शन क्या है, जब भी आपका कोई बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा है और वो सरफेस अगर रफ है तो वहाँ पर ना हमेशा एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है। आपको मालूम है कि किसी बॉक्स को, भारी बॉक्स से उसको आप पुश कर रहे हो, खूब जान लगा रहे हो, नहीं मूव हो पा रहा। सिंपल सा मतलब है यार, आप अगर फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, फोर्स तो अप्लाई हो गया बट स्टिल देयर इज नो एक्सेलरेशन ना, देयर इज नो मोशन, नो वेलोसिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके फोर्स को अवॉइड करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी पक्का कोई फोर्स लग रहा है। दैट्स क्लियर ना, आपने फोर्स लगाया, मोशन नहीं हुआ, दैट मीन्स ये बात तो पक्की है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो मोशन को नहीं होने दे रहा है। अब वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश करके छोड़ दिया। जब आपने पुश करके छोड़ा तो वो कंटिन्यूअस मूव थोड़ी होता रहेगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, स्पीड स्लो होते 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 वो रुक जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है ना कि कोई कार है, उसका जी जो ब्रेक फेल हो गया था, अब आगे से 2-4 लोगों ने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, धीरे धीरे कार क्या होगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन को रोकने के लिए कोई फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने किसी बॉक्स को पुश किया, वो धीरे धीरे रुक जा रहा है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट पक्का कोई फोर्स लग रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूँ, वो मूव नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स जनरेट हुआ है जो मोशन को नहीं होने दे रहा या फिर होते हुए मोशन को रोक रहा है। अब वो जनरेट कैसे हुआ? हवा में तो ये चीज होती नहीं है, कहाँ होती है? सरफेस के ऊपर ना। दैट मीन्स सरफेस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स क्रिएट होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि क्या करता है, मोशन को अवॉइड करता है या फिर मोशन को स्टार्ट ही नहीं होने देता। तो जी फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सबसे पहले ये एक अपोजिंग फोर्स है, और जो कब क्रिएट होगा, जब बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद रफ सरफेस। जब भी आपके पास कोई बॉडी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तब हमें ये फोर्स देखने को मिलेगा, और हमेशा ये क्या करेगा, अपोजिट एक्ट करेगा किसके, मोशन के या टेंडेंसी ऑफ मोशन के। टेंडेंसी ऑफ मोशन का मीन्स कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, मोशन नहीं हो रहा है ना, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, जहां मोशन हो सकता है उसके अपोजिट ही तो लग रहा होगा, तभी तो मोशन को नहीं होने दे रहा है। ये हमें कौन बता रहा है? थर्ड लॉ ही तो बता रहा है। तो एक तरह से ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक रिएक्शन फोर्स है। तो हमने 2 रिएक्शन फोर्स पढ़े थे, नॉर्मल और टेंशन। नॉर्मल कहाँ होता है जी, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। टेंशन कहाँ लगता है? अलोंग दी स्ट्रिंग लगता है। और ये हमारे पास हमारा थर्ड रिएक्शन फोर्स है, थर्ड रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन। और ये किसके अपोजिट लगेगा? आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। नॉर्मल लगेगा आपका mg के अपोजिट, टेंशन भी लगता है जनरली mg के अपोजिट, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना कहाँ लगेगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ कैसे। देखो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, आपने किसी रफ सरफेस पे उसको रख रखा है। अगर मैं क्या करूं, इनके कांटेक्ट सरफेसेस को अगर हम सुपर जूम करके देखेंगे तो आप माइक्रो लेवल पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर ना बहुत सारी इंटरलॉकिंग्स, ये रफनेस, ये छोटे छोटे पहाड़ से खड़े हैं, ये इंटरलॉकिंग क्रिएट हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मोशन कहाँ होगा, आप मूव कराना चाह रहे हो आगे, लेकिन ये इंटरलॉकिंग क्या कर रही है, मोशन को अवॉइड कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स कोई जादू नहीं है, अपने आप से क्रिएट नहीं हो गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मोशन कराने के लिए, इस पे कुछ F फोर्स अप्लाई हो रहा है मोशन के लिए। मुझे मालूम है नहीं मोशन होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरलॉकिंग्स एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स क्रिएट हो जाएगा ना। इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो मुझे लग गया जी फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अलोंग दी सरफेस लगेगा और अपोजिट टू मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन लगने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर भी अगर आप ढंग से देखोगे तो 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूँ, मूव ही नहीं हो रहा, मालूम है क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। दूसरा, मैंने उस बॉडी पर बहुत जान लगाते लगाते फोर्स लगा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा दिया, तो अचानक से मूव होता है ना। क्लियर हुआ? उस केस में क्या हुआ होगा, जब मैंने अपने फोर्स को बढ़ाया होगा, बहुत बढ़ाया होगा, जब मोशन सडन स्टार्ट हुआ होगा आपका उस केस में, तो ये इंटरलॉकिंग्स, ये जो है ना, जो मोशन को अवॉइड करिए, टूट जाती है, रफनेस कंपैरेटिवली कम हो जाता है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। रफनेस अभी भी मौजूद है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। अब आपने काफी जान लगा के उसको मूव तो करा दिया, छोड़ दिया,
मूव करा के आपने, लेकिन क्या वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा? नहीं, आपको मालूम है एक टाइम आएगा धीरे धीरे स्पीड स्लो होते होते वो रुक जाएगी। क्यों? इसका मतलब कंटिन्यूअस अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट कोई तो फोर्स वहां प्रेजेंट है जो मोशन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, रोक रहा है। और वो क्यों है हमें दिख रहा है, क्योंकि इंटरलॉकिंग्स तो अभी भी मौजूद है, पहले के मुकाबले कम हो गई बट स्टिल इंटरलॉकिंग्स आर प्रेजेंट ना। ये अभी भी क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन तो यहाँ भी प्रेजेंट है। और कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अभी मौजूद है, यहाँ भी एक फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है, ये वाला, इसको फ्रिक्शन 1 कह रहे हैं, या फिर ये वाला जिसको हम फ्रिक्शन 2 कह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, 10 सेकंड के लिए आप लोग सोचिए, वीडियो पॉज करके कॉमन सेंस लगाइए, यार ये वाले फ्रिक्शन तो मोशन को होने ही नहीं दे रहा और ये होते हुए मोशन को रोक रहा है। ये दो तरह के फ्रिक्शन मौजूद है ना, एक फ्रिक्शन जब रफनेस ज्यादा है मोशन को होने ही नहीं दे रहा, और दूसरा फ्रिक्शन होते हुए मोशन को रोक रहा है। तो ज्यादा कौन है? जो शुरू ही नहीं होने दे रहा है ना। ये कुछ इस तरह की बात हो गई जी, एक गुंडा है मार्केट का, उसका बहुत दबदबा है, रुतबा है, उसके डर से कोई जो है कोई दुकानें नहीं खोल रहा, उसने मना कर दिया। एक ये है, और एक दूसरा कोई नया नया बदमाश आया है मार्केट में, उसने कहा कोई दुकानें नहीं खोलेगा। दुकान वाले कह रहे हैं अरे छोड़ो देखा जाएगा, खोल लेंगे। दुकानें खोल ली, अब बाद में आके उसने मारपीट के बंद करवाया। तो ज्यादा पावर किसकी है? जिसके डर से लोग दुकान ही नहीं खोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से मोशन ही नहीं हो रहा है, ये होते हुए मोशन को धीरे धीरे रोक रहा है। तो ज्यादा बड़ा फ्रिक्शन कौन सा हो गया इस केस में? यानी वो फ्रिक्शन जो कि उस केस में लगता है जब बॉडी मूव नहीं होती है, वो फ्रिक्शन बड़ा होगा, और वो फ्रिक्शन जो कि मोशन होने के दौरान लगता है वो फ्रिक्शन छोटा होगा। अब इन फ्रिक्शन के भी नाम है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। भाई अब देखते हैं कि हमने देखा था यहाँ पर दो तरह के फ्रिक्शन थे, एक वो जो मोशन को होने ही नहीं दे रहा, एक वो जो होते हुए मोशन को रोक रहा है। ये वाला मुझे मालूम है, इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, वो मोशन को होने ही नहीं दे रहा, रोक रखा है, बॉडी को स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा। यानी ये बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, मोशन नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं कर रही है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fs से, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है? दैट डजंट अलाउ बॉडी टू मूव, बॉडी को स्टार्ट ही नहीं होने देगा, मोशन ही शुरू नहीं होने देगा। उस केस में एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। और बाकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मुझे मालूम है मोशन हो रहा है बट स्टिल फ्रिक्शन इज एक्टिंग, बट क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मोशन के दौरान लग रहा है, होते हुए मोशन को रोक रहा है। तो जब भी यहीं पे मोशन होता है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हमें पता है काइनेमेटिक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ गया, इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम Fk से। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन रफ सरफेस। और इस एक्सेलरेशन, इस फ्रिक्शन के दौरान ना तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, ना ही वेलोसिटी 0 होगी, ये हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं एक अलग तरह के फ्रिक्शन पे। लिमिटिंग बेसिकली कोई नया फ्रिक्शन नहीं है, थर्ड कैटेगरी नहीं है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पर थर्ड कैटेगरी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्टिंग्विश किया है। क्यों? समझते हैं। मैं वापस से स्टैटिक फ्रिक्शन पे आता हूँ। तो अज्यूम करते हैं एक बॉक्स को मैं पुश कर रहा हूँ, बहुत भारी है, मैंने कुछ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मोशन नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या? पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। कितना लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है 10 न्यूटन ही लग रहा है। मैंने क्या करा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हम करते हैं, मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ये रफ सरफेस में कह रहा हूँ कि सरफेस मेरा रफ है, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टिल नो मोशन। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन है वो भी कितना होगा? 10 होगा। मैंने क्या करा, अपने फोर्स को बढ़ा के मैंने 20 कर दिया, मैं अभी भी देख रहा हूँ मोशन नहीं हो रहा। इसका सिंपल सा मतलब है कि पीछे लगने वाला फोर्स भी कितना है, जो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन वो भी कितना है? 20 है ना। 20 से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 20 से ज़्यादा हुआ तो बॉक्स को यहाँ मूव करा देगा, अगर 20 से कम हुआ तो मैं बॉक्स को मूव करा दूंगा। मैं भी कह रहा हूँ बॉक्स मूव नहीं हो रहा, इसका सिंपल सा मतलब है कि पीछे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है? 20। मैंने क्या करा, इसको बढ़ा के 30 न्यूटन कर दिया। तो इससे भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मोशन नहीं हो रहा, अभी भी मोशन नहीं हो रहा। दैट मीन्स पीछे लगने वाला फोर्स भी क्या है? 30 न्यूटन। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। तो एक चीज देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सा वाला? स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मेरे अप्लाइड फोर्स के साथ साथ चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट तो नहीं है। जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मोशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स पीछे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है।
तो ये बात ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता, और वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। आइए अब आगे आते हैं। अब ये फोर्स लगाते लगाते जैसे ही मैं 30 तक पहुंचा, अब मैं फोर्स को जरा सा थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, मोशन क्या होगा, अचानक स्टार्ट हो जाएगा ना, यही होगा बिल्कुल, मोशन अचानक स्टार्ट हो जाएगा। अब मोशन क्योंकि स्टार्ट हो चुका, इसका क्या मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अब नहीं लग रहा, अब मोशन शुरू हो चुका है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एक छोटी सी चीज बीच में खोई हुई है, उसको ढूंढते हैं। जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये रफनेस क्या हो रहा है, ये जो रफनेस दिया है ये आपस में टकरा रहे हैं, मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, ये और टकरा रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहा हूं और टकरा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहा हूं, ये और टकरा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये जो रफनेस है ये सडन ब्रेक हो जाएगी, अचानक से कम हो जाएगी। यही होगा ना, एक पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स पर आकर ये जो आपके पास रफनेस है ये अचानक से ब्रेक होगी और फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब ये अचानक ब्रेक हुए, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि 30 न्यूटन तक मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो 30 न्यूटन पीछे फोर्स लग रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको 31 करूंगा, जैसे ही मैं इसको 31 न्यूटन कर दूंगा, मैं देख रहा हूं मोशन शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस केस में, 30 से ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स वेरी कर रहा है, लेकिन उस स्टैटिक फ्रिक्शन की भी तो कोई लिमिट है जिसके ऊपर वो नहीं लग पाएगा, जिसके ऊपर जो है वो कह देगा बस अब मेरे बस की बात नहीं है, रफनेस टूटेगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा, मैक्सिमम फोर्स जो कि मोशन को अवॉइड करने के लिए लगा होगा, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम एक नया नाम देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं FL से। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कोई नया फ्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम कितना स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस अप्लाई कर सकता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट होने वाला है। मैक्सिमम फोर्स आपने अप्लाई कर दिया 30, अगर इससे जरा सा बढ़ाओगे तो मोशन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने 30 अप्लाई किया तो 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग गया, जो कि लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, जस्ट जरा सा और बढ़ा दोगे अप्लाइड फोर्स तो ये लिमिटिंग काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, मोशन हो जाएगा, लेकिन लिमिटिंग के दौरान भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा। और ये फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि इससे ज्यादा नहीं, मतलब कांस्टेंट, तो ये फोर्स भी आपका कांस्टेंट होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो जी है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। बढ़ते 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 एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो गया, अब नहीं बढ़ पा रहा। अब क्या होगा, अचानक से रफनेस टूटेगी। यहाँ पर पहले ये जो फ्रिक्शन अचीव हो गया है, ये क्या है आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है आपके पास, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब इसके बाद क्या होगा, रफनेस अचानक से टूटेगी। जब रफनेस अचानक टूटी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, अचानक से कम होगा। फ्रिक्शन क्या हुआ, अचानक से कम हो गया, और उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है वो हो जाता है कांस्टेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस ग्राफ में जो ये वाला पोर्शन दिया है आपको, ये वाला दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, और जो ये वाला पोर्शन दिया है ये आपको दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए इनके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करूं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो इसका भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। बच्चों अपनों को स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। करना क्या है, जितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो मोशन नहीं हो रहा है, मतलब इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अपनों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लिमिटिंग और काइनेटिक के लिए है। आइए उसकी कहानी थोड़ी सी देखते हैं। अब आइए इनके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मुझे मालूम है अगर ये रफ सरफेस पे रखा है तो देखो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है, या अगर काइनेटिक के केस में आ जाए यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो दो टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे समझते हैं, μs और μk। ये बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये बताते क्या है, ये रिलेटिव रफनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है।
तो देखो, अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है, सपोज करो लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, बताया मैंने, जितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है तो ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है कि रफनेस कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, या जितनी ज़्यादा रफनेस इस केस में होगी उतना ही ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होना है। तो एक तो जो मेरा फ्रिक्शन है, एक मेरा फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रफनेस के ऊपर, है ना जी। और रफनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है यहाँ पर, जो फ्रिक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है यहाँ पे, म्यू दे रहा है, म्यू एस, ये म्यू के जनरलाइज लेकर के चल रहे हैं, अभी मैं लिमिटिंग काइनेटिक की बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये है, ये ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका mg नीचे उतना ही ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि ये आपस में और ज्यादा बिछे हुए होंगे, इनके बीच का गैप और कब होगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये रिलेटिव रफनेस जितना ज्यादा मर्ज हो जाएंगे, जितना ज्यादा ये मिल के रहेंगे आपस में, ये मोशन कराना उतना ही मुश्किल है ना। जितना भारी ऑब्जेक्ट रखोगे ये और दब जाएंगे, जितना भारी ऑब्जेक्ट रखोगे ये और दबेंगे, जितना दबेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि ये फ्रिक्शन एक और किस पर डिपेंड कर रहा है, mg पे। और हमें मालूम है mg किसके बराबर होता है, हमेशा नॉर्मल के। जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा mg या उसका कंपोनेंट हमेशा नॉर्मल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन पे। यानी कि जो फ्रिक्शन का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए म्यू इंटू एन आना चाहिए, सॉरी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है जी। अब यहीं से हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि अगर हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, फिर से कह रहा हूँ स्टैटिक के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर लिमिटिंग की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनली हटा के कांस्टेंट 1 आता है, म्यू की जगह क्या लेंगे, ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में लग रहा है ना, इस केस में थोड़ी लग रहा है, यहाँ तो काइनेटिक लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ का सरफेस की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, वो क्या है, म्यू एस इंटू में एन, ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर काइनेटिक की बात करेंगे तो एफ के लिख रहे हैं, वहाँ के सरफेस की रफनेस की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, म्यू, तो म्यू की जगह म्यू के इंटू एन आ जाएगा, ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपसे ले लूँ या आप मुझसे ले लो, रफनेस यहाँ ज़्यादा है बच्चों, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है ना। तो अगर रफनेस स्टैटिक के केस में ज़्यादा है तो मुझे मालूम है म्यू एस की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। क्लियर हुआ, म्यू एस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के रहेगी। यानी कि इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। या फिर लिमिटिंग की जगह अगर मैं स्टैटिक भी लगाऊं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। सो आई होप आपको ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले क्लास में हम मिलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स और मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड्स के बारे में जानते हुए।